I am Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Art Science Commerce College for Women, Malegaon. This presentation is for TYBA Politics G3, Unit 6, Phule Ambedkarism. The subtitle is Introduction. Dear students, first we will see the introduction about फुले अम्बेडकरिज्म. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स के फुले अम्बेडकरिज्म इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ टू आइडियाज मीन्स देयर इज द आइडियाज ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले along with Dr. Baba Saheb Ambedkar means the ideology of Phule plus Ambedkar is equal to फुले अम्बेडकरिज्म. दोनों की आइडियोलॉजीज मिलकर फुले अम्बेडकरिज्म के तौर पे हम जानते हैं. तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. At the core of Phule Ambedkar ideology was the opposition to injustice in all its forms. फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी अगर हम देखेंगे तो टोटली इसमें हमको दिखता है कि ये आइडियोलॉजी जो है अपोजिशन करती है किसको, इनजस्टिस को, नाइंसाफ़ी को, हर फॉर्म में, हर शक्ल में, किसी भी शक्ल में नाइंसाफ़ी हो तो उसको अपोज करने का काम ये फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी करती है. कैरिंग फॉरवर्ड दिस लेगेसी मीन्स मेकिंग इंडिया ए सोशल डेमोक्रेसी. और इसी लीगसी को, इसी विरासत को अगर हम कैरी फॉरवर्ड करें तो इंडिया को जो है हम लोग एक सोशल डेमोक्रेसी बना सकते हैं. इन टूडेज ग्लोबलाइज्ड इंडिया, आज के इस जो है ग्लोबलाइज्ड इंडिया में टू फोर्सेस आर फायरसली कंपीटिंग फॉर द हार्ट एंड माइंड ऑफ इंडिया. दो दो जो है बड़ी ताकतें बड़ी तेज़ी से compete कर रही हैं, ख़ास तौर से हार्ट और माइंड, दिलो दिमाग जो है हिंदुस्तान का, उसके लिए वो जो ताकतें हैं वो है लिबरल यानी कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी. दो जो है मेन फोर्सेस हैं, पहली है लिबरल डेमोक्रेसी और दूसरी है सोशल डेमोक्रेसी. यानी एक तरफ कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ सोशल डेमोक्रेसी में समाज को बढ़ावा दिया जा रहा है. So this conflict is part of the larger global battle between the forces representing these forces. अब ये conflict, ये जो तसादम चल रहा है, it is a part, ये एक हिस्सा है लार्ज ग्लोबल बैटल का. आलमी पैमाने पे भी जो है आलमी बैटल चल रही है, जंग चल रही है बिटवीन द फोर्सेस. इन्हीं दो फोर्सेस के बीच में जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं, नुमाइंदगी कर रही हैं इन फोर्सेस की हिंदुस्तान में भी. लिबरल डेमोक्रेसी विच इज़ द एसेंडेंसी टुडे. लिबरल डेमोक्रेसी जो है आज जो हम सब देख रहे हैं, जो कि चल रही है आज इस हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा है, इज इसेंशियली ए बोर्जुआज ब्राह्मणिकल डेमोक्रेसी. लिबरल डेमोक्रेसी जो है लाजमी तौर पे ये क्या है, तो ये जो है कैपिटलिस्ट लोगों का, बोर्जुआज क्लास, जैसे कि कार्ल मार्क्स कहता है कि सोसाइटी में दो क्लासेस हैं, एक प्रोलेटरेट और एक बोर्जुआज. तो बोर्जुआज जो क्लास है उसका जो है यहाँ पे क्या चल रहा है, वो बोर्जुआज क्लास जो कि ब्राह्मणिकल है, ब्राह्मण लोग हैं सब, ये अपनी डेमोक्रेसी अपने हिसाब से चला रहे हैं. रिवॉल्विंग अराउंड सेल्फ रेगुलेटेड मार्केट. और ये डेमोक्रेसी वो गर्दिश कर रही है, घूम रही है सेल्फ रेगुलेटेड, खुद के जो है कायदे कानून के हिसाब से, उनके खुद के कायदे कानून बनाए हैं, उस रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से उनका मार्केट भी चलता है, उसमें आम पब्लिक को, समाज को कोई भी हिस्सा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी जेबें यहाँ पे भर रही हैं. एंड अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. और यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल जो है अनरिस्ट्रिक्टेड राइट बना दिया गया है कि यानी कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं, जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहे आज बोर्जुआस क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास ये ब्राह्मणिकल या डेमोक्रेसी में वो जमा कर सकता है. बिहाइंड द फैसेट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इज द स्टबर्ननेस ऑफ सोशल कंजर्वेटिविज्म. और यहाँ पे हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी के लेबादे में, बिहाइंड द फैसेड, उसके लेबादे में, उसके आड़ में, उसके पीछे ये जो है स्टबर्ननेस है सोशल कंजर्वेटिवनेस की. यानी सोशल, समाजी एतबार से कंजर्वेटिव हैं ये लोग, समाज को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं
बल्कि समाज को पिछड़ा हुआ हमेशा रखना चाहते हैं, मोहताज देखना चाहते हैं, मोहताज रखना चाहते हैं। तो हमको ये दिखता है लिबरल डेमोक्रेसी में। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ सोशल डेमोक्रेसी मीन्स नॉट ओनली सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अब उसके उलट बिल्कुल है। सोशल डेमोक्रेसी यानी समाज को साथ में लेके चलने वाली। तो ना सिर्फ यहाँ पर जो हम देखेंगे कि सिविल राइट्स हैं, बल्कि पॉलिटिकल राइट्स भी हैं, और साथ ही साथ बट ऑल्सो सम बेसिक इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। अगर जहाँ पे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है तो वहीं पर माशी और समाजी राइट्स भी जो है सोशल डेमोक्रेसी में सिविलियंस को हासिल है। दैट कैन नॉट बी इंश्योर्ड विदाउट प्रायोर प्रायोरिटाइजिंग प्रायोरिटाइजिंग पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर मार्केट फोर्सेस। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है यकीन दहानी नहीं कराई जा रही है कि पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मार्केट फोर्सेस के ऊपर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी बगैर कोई प्रायोरिटी दिए हुए और जो है मार्केट फोर्सेस को जो है वो यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है कमिटेड टू एन एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी। ये जो है सोशल डेमोक्रेसी, ये कमिटेड है किसके लिए? एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी। किसी का भी इस्तेसाल नहीं होगा, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं। ऑल आर इक्वल, ऑल शुड हैव सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। ऐसा जो है यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी की बात ये करते हैं। सिविल सोशल डेमोक्रेसी implies popular participation on the basis of social inclusion। सोशल डेमोक्रेसी जो है हमको दिखाती है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन, यानी सोशल डेमोक्रेसी में हर कोई बड़े पैमाने पे सियासत में हिस्सा लेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इंक्लूजन, समाज के हर हिस्से को उसमें इंक्लूड किया जाएगा, उनका सोशल इंक्लूजन होगा। चाहे पिछड़ा तबका हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे डिप्रेस्ड क्लास हो, चाहे डाउन ट्रोडन्स हो, सबको साथ में लेके और ये क्लास जो है सोशल डेमोक्रेसी में वो काम होगा। सोशल सिक्योरिटी एंड एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। सोशल डेमोक्रेसी में जो है सबसे पहले क्या होगा? और सोशल सिक्योरिटी होगी, समाजी सतह पे सबको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, इनजस्टिस नहीं होगा, इनइक्वालिटी नहीं होगी, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन जो है दिया जाएगा। यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना सिर्फ जो है अमीरों को बल्कि गरीबों को भी, ना सिर्फ ताकतवर को बल्कि पिछड़े तबके को भी, ना अपर क्लास को बल्कि लोअर क्लास को भी, ऐसा सबको इक्वली लेके चला जाएगा। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हिंदुस्तानी जो है अगर लिहाज से हम देखें, हवाले से देखें, तो सोशल डेमोक्रेसी मीन्स ए सोसाइटी फ्री ऑफ इंटरकनेक्टेड। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि सोशल डेमोक्रेसी अगर हिंदुस्तानी हवाले से हम बात करें तो एक ऐसा समाज जो कि फ्री होगा, आज़ाद होगा, इंटरकनेक्टेड, वो जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि हर कोई आज़ाद होगा, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट होगा, कोई किसी के ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं होगा। एंड मल्टीपल इनइक्वालिटीज ऑफ कास्ट, क्लास एंड जेंडर। साथ ही साथ जो है एक ऐसा समाज होगा जो कि आज़ाद होगा मल्टीपल इनइक्वालिटीज से। जो है कसीर तरफा जो है गैर मसावत जो की जाती है जात पात के नाम पे, क्लास के नाम पे, तबके के नाम पे, जेंडर के नाम पे, मेल फीमेल के नाम पे, तो ऐसा सारा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो खत्म किया जाएगा। और ऐसा एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी जो कि ख्वाब था, विच वाज द ड्रीम ऑफ फुले एंड अम्बेडकर। फुले और अम्बेडकर के इस ख्वाब की ताबीर के लिए फुले अम्बेडकरिज्म नाम की आइडियोलॉजी आई, और काम शुरू हुआ, और फुले और अम्बेडकर की आइडियाज और ड्रीम को हकीकत का रूप देने का काम शुरू हुआ। इफ इंडिया इज टू बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए कास्ट सोसाइटी टू ए सोशल डेमोक्रेसी, अगर हिंदुस्तानी समाज को ट्रांसफॉर्म किया जाए, तब्दील किया जाए एक जात पात वाली समाज से अगर सोशल डेमोक्रेसी की तरफ, समाजी जमहूरियत की तरफ, तो देयर इज ए ग्रेट नीड टू रीसरेक्ट द फुले अम्बेडकर डिस्कोर्स। तो फिर जो है बहुत ही ज़्यादा, अगर समाज में जात पात के निज़ाम को ख़त्म करके सोशल डेमोक्रेसी लाई जाएगी, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी कि हम लोग जो है दोबारा से जो है शुरुआत करें, रीसरेक्ट करें
फुले अंबेडकर के जो दौर था, फुले अंबेडकर की जो आइडियोलॉजीज थी, फुले अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया था, उसको जो है शुरू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फिर हो जाएगी। द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू दिस आर, सबसे बड़ी जो रुकावट है इस चीज़ के शुरुआत करने में, तो लैक ऑफ क्रिटिकल मास एजुकेशन, कि लोगों के बीच में जो है बहुत ही ज़्यादा कमी है मास एजुकेशन की। क्रिटिकल मास एजुकेशन, कि हर चीज़ को तनकीदी निगाह से देखें, हर चीज़ का मुहासेबा करें, हर चीज़ का जायज़ा लें। तो क्रिटिकल इंडियन माइंड और क्रिटिकल इंडियन मास एजुकेशन का कमी है। और साथ ही साथ एंड द दलित बहुजन्स, दलित और बहुजन्स, दलित मीन्स डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले, बहुजन्स मीन्स ज्योतिबा फुले के मानने वाले, और दोनों को मिला के एक बना हुआ है दलित बहुजन्स। तो नियर टोटल एब्सेंस फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज। अब एक तरफ तो क्रिटिकल मास एजुकेशन की कमी है, दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा तबका है दलित बहुजन्स का, तो वो टोटल नियर टोटल दे आर एब्सेंट, वो मौजूद ही नहीं है इस प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस में? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, पैदावार के कोई कामकाज में वो आगे नहीं है। साथ ही साथ हम देखेंगे डिससेमिनेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज की भी बहुत कमी है, एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन नहीं लेते हैं। इसकी वजह से भी आज दलित बहुजन जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग द एडमायरेबल वर्क ऑफ सम फ्रीडम फाइटर इंटेलेक्चुअल्स। अभी हम देखेंगे हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो कि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके वर्क जो है काबिले तारीफ हैं। तो आज जो है उन सबको साथ में लेके चलने की बात है, पर हम उनको साथ में नहीं लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से भी आज समाज में इनजस्टिस, कास्टिज्म, ना बराबरी आज मौजूद है और कास्ट सोसाइटी फल फूल रही है। तो ऐसा हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत दलित बहुजन को एक साथ आने की बहुत ज़्यादा है। Phule and Ambedkar had rightly traced the roots of cumulative allied dominance. Cumulative means बढ़ता हुआ, तेजी से फैलता हुआ, allied dominance, दानिश्वरों का जो गलबा था, जो गालिब आ रहे थे पढ़े लिखे लोग, अपर कास्ट ब्राह्मण्स। तो इसके लिए फुले और अम्बेडकर ने बराबर जो है वो जड़ें ट्रेस कर ली थी कि किस वजह से ये फल फूल रहे हैं। तो हमें वो जो है वजह ख़त्म करनी है। और हम देखेंगे क्यूम्यूलेटिव मास demoralization to the historical exclusion of the oppressed caste। और फिर उन्होंने वजह जानने के बाद उन्होंने जो मास डीमोरलाइजेशन हो रहा था, बहुत तेजी से क्यूमुलेट हो रहा था, तो उसको हम देखेंगे ऑप्रेस्ड कास्ट को हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन किया था, हिस्ट्री में से निकाल के ही फेंक दिया गया था। तो ऐसे में हम देखेंगे कि उन्होंने जो है उसको शुरुआत की सबको साथ में लेके चलने की। और किस तरह से अप्रेस्ड कास्ट को निकाला गया था? फ्रॉम द री आर्म ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का जो मेन धारा थी उससे निकाल के बाहर फेंक दिया गया था, डीमोरलाइज कर दिया गया था। एंड इट्स मैनीफोल्ड कॉन्सिक्वेंसेस, और एजुकेशन में डिप्रेस्ड क्लास, डाउन ट्रोडन्स, दलित्स और बहुजन्स के ना होने की वजह से उसका मैनीफोल्ड कॉन्सिक्वेंसेस, कसीर तरफा असरात हो रहे थे इस समाज के ऊपर। और फुले और अम्बेडकर ने इसकी वजह जान ली कि हिस्ट्री में से कैसे इनको निकाल के फेंका गया, कैसे जो है एलाइट डोमिनेंस रहा, और इन्होंने जो है पिछड़ी जात के लोगों को पढ़ने लिखने से महरूम रख दिया था, जानबूझकर इन लोगों को एजुकेशन से दूर रखा गया था। दलित बहुजन्स वेयर नॉट अलाउड टू इवन इम्बाइब द कैनोकियल डोमिनेंट नॉलेज। दलित बहुजन्स को ये भी इजाज़त नहीं दी गई थी कि इब्तदाई तौर पे कुछ जो है एजुकेशन हासिल कर सकें या कुछ जो डोमिनेंट नॉलेज जो है वो पा सकें। उनको कुछ भी नॉलेज लेने के लिए परमिशन नहीं थी। एंड देयर ओन ऑर्गेनिक नॉलेज इवॉल्व्ड थ्रू एक्सपीरियंस वेंट अनरिकॉग्नाइज्ड एंड वाज इवन स्टिग्माटाइज्ड। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो उन्होंने अपने खुद के बलबूते पे ऑर्गेनिक नॉलेज ले ली थी, कुदरती तौर पे उनको जो मालूमात हो गई थी उसको उन्होंने इवॉल्व किया था अपने एक्सपीरियंसेस के साथ,
बगैर एजुकेशन के भी उन्होंने बहुत कुछ समझा, लेकिन वो अनरिकॉग्नाइज रहा, कुछ भी किसी ने उसको पहचान नहीं दी, ना ही जो है उसको आगे बढ़ने दिया गया, एक स्टिग्मा का बन के सिर्फ वो रह गए, और समाज का सिर्फ एक हिस्सा जो कि लोगों की गंदगी साफ करेंगे, उनको एजुकेशन लेने नहीं दिया गया। और प्रिवेंटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अल्टरनेटिव नॉलेज सिस्टम इमर्जिंग। और जो है हम देखेंगे कि इनको जो है प्रिवेंट किया गया। अंबेडकर और फुले ने जो है फिर अपने लोगों को बचाया, और उन्होंने पॉसिबिलिटी कायम की, कुछ ऐसी बातें मुमकिन कर दी कि अल्टरनेट जो है, मुतबादिल जो है नॉलेज सिस्टम जो है वो इनको मिल सके। तो ऐसा एक सिस्टम जो है इमर्ज हुआ। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ फुले एंड अम्बेडकर, कि उन्होंने जो है समाज को जो 4 हिस्सों में बांट दिया गया था, वर्ना सिस्टम, Hindu society was divided into 4 parts at that time, that was called as Varna system, that is Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra। ब्राह्मण्स जो है उनको कह दिया गया भाई जो है ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करेंगे, एजुकेशन जो है तो हासिल करेंगे, सारे अधिकार उनके। उसके बाद जो है तो क्षत्रिय जो है वो जो है राजा रहेगा, जंग लड़ेगा, देश की हिफाजत करेगा, ऐसा काम उनको दे दिया गया। शूद्र को दे दिया गया बिजनेस तजारत करेगा, पैसे कमाएगा। और ब्राह्मण सॉरी शूद्र को जो है वो दे दिया गया कि इन तीनों की गंदगी को साफ करने का, समाज को साफ करने का काम इनके पास रहेगा। इनको ना एजुकेशन ले सकते हैं, ना हुकूमत चला सकते हैं, ना जो है वो पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको जानबूझ के हिस्ट्री में से जो एक्सक्लूड किया गया और अप्रेस्ड कास्ट बोल के समाज से बाहर फेंक दिया गया, और गांव के बाहर इनकी बस्तियां बसाई गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे फुले और अम्बेडकर जब आए, उन्होंने अपने लोगों की ये इतनी बुरी हालत देखी, तो उन्होंने जो है अल्टरनेट नॉलेज सिस्टम को पहले बढ़ाया। जब तक नॉलेज नहीं रहेगी हमारे लोगों को पास, उनका कहना था जब तक एजुकेशन नहीं रहेगी तब तक जो है हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हम प्रोग्रेस चाहते हैं तो हमको एजुकेशन हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही लाजमी है। फिर देखेंगे हम क्या हुआ कि द कल्चरल रिवॉल्यूशन जो है फुले और अंबेडकर जो है जो कि उन्होंने शुरू किया था, इनिशिएट किया था, रिमेन नॉट ओनली इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट रह गया, बट ऑल्सो इग्नोर्ड और डिस्टॉर्टेड इन द डोमिनेंट डिस्कोर्स। फुले अम्बेडकर के जाने के बाद उनके जो सपने थे वो अधूरे रह गए। उनका मिशन जो था कल्चरल रिवॉल्यूशन का, सकाफती सतह पे वो इनकलाब लाना चाहते थे, तो वो इनकम्प्लीट रह गया। और साथ ही साथ ये जो इनका मिशन था इसको लोग इग्नोर भी कर दिए, और जो है डोमिनेंट डिस्कोर्स में जो है इसको डिस्टॉर्टेड भी कर दिए। तो ऐसे में हम देखेंगे दोज हु कुड हैव बीन इंडियाज रीडीमर्स वेयर मॉक्ड एंड मार्जिनलाइज्ड। और वो लोग जो के हो सकते हैं हिंदुस्तान के रिडीमर्स, हिंदुस्तान को दूसरा शेप देने वाले, रिडीम करने वाले, उनका मजाक बनाया गया और उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया, किनारे रख दिया गया। और हम देखेंगे कि एज स्पेशल इंटरेस्ट लीडर एंड लोअर कास्ट एंड अनटचेबल्स, और उनके ऊपर लेबलिंग लगा दी गई कि ये ऐसे लीडर हैं जो कि स्पेशल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, लोअर क्लासेस के लिए काम कर रहे हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, अनटचेबल्स हैं, ऐसा बोलकर उनको किनारे रख दिया गया। और साथ ही साथ हम देखेंगे द ग्रेटेस्ट ऑफ अपर कास्ट इंडियन नेशनलिस्ट, और ये जो है ये अजीम कारनामा खासतौर से अपर कास्ट इंडियन नेशनलिस्ट लोगों का था, जिन्होंने के लोअर कास्ट और अनटचेबल्स को जो है किनारे रख दिया, सच एज गांधी, नेहरू, तिलक एंड सावरकर। ये ऐसे लीडरान थे जिन्होंने लोअर कास्ट के लिए, अनटचेबल्स के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि वो अपर कास्ट के लोगों को ही बढ़ावा देते रहे। और ये अपर कास्ट इंडियन नेशनलिस्ट थे कि जो कि हिंदुस्तान में सिर्फ अपर कास्ट को बढ़ते हुए आगे देखना चाहते थे। तो अंबेडकर जैसे लोग जब आगे आए तो उन्होंने जो है क्या किया, ये अपर कास्ट जो लीडरान थे दे रिफ्यूज्ड ओवर इवन टू रिकॉग्नाइज दिस, इन लोगों ने इनकार कर दिया जो फुले और अंबेडकर के बताया हुआ जो तरीका था उसको रिकॉग्निशन भी नहीं दिया। और फोर्सिंग द दलित बहुजन लीडर्स टू वेज देयर ऑटोनोमस स्ट्रगल्स
फॉर फ्रीडम। और उन्होंने फोर्स डाला दलित बहुजन लीडर्स के ऊपर कि वो अपनी कास्ट का सेल्फ इंटरेस्ट छोड़कर ये लोग जो है आगे आए और हिंदुस्तान की आज़ादी की जो जद्दोजहद है उसमें अपना ऑटोनोमस जद्दोजहद जो है वो शुरू करें। कास्ट वगैरह के बाद में वगैरह जो है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हमको आज़ादी की स्ट्रगल जो है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उसको देखना है। इन फैक्ट द फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी हैड ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल होल। यहाँ पे हम देखेंगे फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी जो है बड़े पैमाने पे वो समझी जा चुकी थी। पूरे समाज जो है मुकम्मल तौर पे उसको समझ चुका था। एज इट रिप्रेजेंटेड द कॉन्शियसनेस एंड एस्पायरेशंस ऑफ द ऑप्रेस्ड मेजॉरिटी। जैसा कि फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी में रिप्रेजेंटेशन किया गया था, नुमाइंदगी की गई थी, कॉन्शियसनेस, होशमंदी, बाखबरी बेदार करने का काम किया गया था। और ऑपरेशंस, एस्पायरेशंस, एस्पायरेशंस जो ऑप्रेस्ड क्लास के जो मेजॉरिटी थी, अक्सरियत में लोगों को कुचला जा रहा था, मसला जा रहा था, तो उनकी ख्वाहिशात की बात इसमें की गई थी। इसलिए लोगों ने बड़े पैमाने पे इसको अंडरस्टैंड किया फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी को, एंड वाज दस मॉरली सुपेरियर टू दैट ऑफ गांधी एंड नेहरू और तिलक एंड सावरकर। और इसलिए अखलाकी तौर पे हम देखेंगे फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी, दलित बहुजन आइडियोलॉजी और लीडरान, दे आर मॉरली सुपेरियर। फुले अम्बेडकर जो है वो सुपेरियर हैं अखलाकी तौर पे दैट ऑफ गांधी, नेहरू, तिलक और सावरकर, बनिस्बत गांधी, नेहरू, तिलक और सावरकर के। क्योंकि ये लोग जो हैं वो अपर कास्ट हिंदूज को सिर्फ साथ में लेकर चलना चाह रहे थे, ब्राह्मण कम्युनिटी को बढ़ावा दे रहे थे, दलित जो है उनको पीछे जो है छोड़ रहे थे, लोअर कास्ट को, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कोई काम नहीं किया था। तो मॉरली जो कि गलत था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मॉरली फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी इज ग्रेटर देन द आइडियोलॉजी ऑफ गांधी, नेहरू, तिलक एंड सावरकर। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी जो है तो सेशन था, जिसमें हमने पूरा डिटेल में देखा कि फुले अम्बेडकरिज्म क्या है, दलित बहुजन क्या है, ये आइडियोलॉजी किस तरह से फली फूली, इस हिंदुस्तान में कैसे चली, कैसे आगे बढ़ी। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस का, सारे डाउट्स का सेटिस्फैक्ट्री आंसर हम देंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।